हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस, जिसमें हमने यूनिट 3 अभी हमारी कंटिन्यू है। यूनिट 3 की आपकी टोटल 5 to 7 क्लासेस होंगी। ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है वो देखा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया, जो 3 प्रॉब्लम थी आपकी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। देन हमने टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में देखा था, इकोनॉमिक कितने टाइप की होती है। देन हमने इसी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखा था, जिसके थ्रू हमने प्रोड्यूसर बिहेवियर को समझने की कोशिश की। देन हमने कंज्यूमर बिहेवियर के लिए इंडिफरेंस कर्व की स्टडी की थी। ये सब हमने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज की क्लास के अंदर हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। मेन कंसेप्ट हमारे डिमांड के ही रहेंगे। जो कंसेप्ट डिमांड के हैं वो सारे कंसेप्ट आपके सप्लाई पे अप्लाई होते हैं, तो सप्लाई के हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। गॉट इट। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो डिमांड से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद थर्ड क्लास के अंदर जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए आपको टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़नी है, जिसके अंदर आपका परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, वो सब आएगा। रेवेन्यू कर्व के बारे में पढ़ना है आपको, कॉस्ट कर्व्स के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट इज योर डिजायर। डिजायर यू कैन से योर वांट, जो आप चाहते हो, और यू कैन ऑल्सो से द विलिंगनेस। आपके साथ पास एक डिजायर होना चाहिए प्लस एबिलिटी टू बाय या एबिलिटी टू पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को भूख लगी है तो मुझे चाहिए खाना। अब खाने के लिए यहाँ पे आपके पास पैसे अगर हैं तो ये आपकी डिमांड बन जाएगी। आपको भूख लगी है, आपको खाना चाहिए, यू जस्ट वॉन्ट फूड। वहीं पे अगर आपकी एबिलिटी भी है पे करने की, आपके पास पैसे भी है पे करने के लिए, तो वही वांट आपकी डिमांड बन जाती है। तो डिमांड के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, डिजायर एंड द एबिलिटी टू बाय। क्या है डिमांड? डिमांड refers to the willingness and the ability of consumer to purchase a particular good or services at the various price level within a group। अब ये विद इन ए ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखो, दो टर्म होती है। एक होती है आपकी डिमांड, दूसरी होती है आपकी क्वांटिटी डिमांड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क होता है? डिमांड यू कैन से रेफर्स टू द एंटायर रिलेशनशिप। डिमांड आपका एंटायर रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ। वहीं पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो आपको स्पेसिफिक अमाउंट में रिलेशनशिप बताता है। कैसे? स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर कितने गुड्स परचेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक गुड है, उसका गुड्स क्या लोगे, एक सोप है मेरे पास, उस सोप का प्राइस मैंने रखा 100 रुपीज। तो 100 रुपीज में इस सोप को कौन कौन बाय करना चाहता है, कितनी क्वांटिटी ऑफ पर्सन जो है वो बाय कर सकते हैं। दिस इज योर क्वांटिटी डिमांड। वहीं पे डिमांड के अंदर आता है कि अगर इस सोप का प्राइस 90 हो जाए, या इसका 80 हो जाए, या 70 हो जाए, या 1110 हो जाए, या 120, एंटायर प्राइस के ऊपर कितने कंज्यूमर इस शॉप को बाय करने के लिए रेडी हो जाएंगे। दिस इज योर डिमांड।
तो डिमांड आपका एंटायर रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी का, वहीं पे क्वांटिटी डिमांड आपका स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। ये चीज क्लियर। इसी के बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड एक इनवर्स रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? प्राइस के बीच में एंड द क्वांटिटी डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। ये बताया गया है मेरा प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप विद क्वांटिटी डिमांड एज पर दी लॉ ऑफ डिमांड। बट यहाँ ये चीज ध्यान रखना, जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो सिंगल साइडेड है। सिंगल साइडेड का मतलब क्या है? ये जस्ट आपका प्राइस का रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी डिमांड में। क्वांटिटी डिमांड में चेंज आने की वजह से प्राइस में क्या चेंज होगा ये नहीं बताता। इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड आपका सिंगल साइड है और ये ही इसका क्रिटिसिज्म भी है। आगे हम क्रिटिसिज्म एंड प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके अंदर ये पॉइंट आपको मिलेगा भी। तो ये क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। ये दो पॉइंट बताता है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये नहीं बताता। समझ में आया? अब एक टर्म है यहाँ पे सेटीरस पैराबॉक्स। सेटीरस पैराबॉक्स का मतलब क्या है? ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। इस लॉ को पढ़ने के लिए आपको कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। उस एजम्पशंस में आपका एक ब्रॉडर एजम्पशंस है, दैट इज सेटीरस पैराबॉक्स, मतलब ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब देखो ऑल अदर फैक्टर का मतलब क्या है, मेरे को ये बताओ, क्या किसी पर्सन की इनकम से डिमांड पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल। क्या उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से डिमांड पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल। ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा वेट करो, आगे मैं आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सब कुछ बताऊंगी। और मेरे को ये बताओ, क्या कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस से डिमांड पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल। क्या उसकी मनी से, मनी तो इनकम में ही आ जाएगा, खैर चलो इतने ही पॉइंट ले लो। मेरे को ये बताओ, इन फैक्टर को अगर आप कांस्टेंट लेके चलते हो तो ही आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि कई बार ये होता है मेरे प्राइस में ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, लेकिन मेरे को वो चीज ना टेस्टी नहीं लगती, इस वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड घट गई। तो ये तो अदर फैक्टर के कारण हुआ ना। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम अदर फैक्टर को कांस्टेंट लेके चलते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। गॉट इट? नेक्स्ट आपका ड्रॉबैक्स क्या है लॉ ऑफ डिमांड में, अभी मैंने बताया था। ड्रॉबैक के अंदर सबसे पहले तो आप सारी चीजों को ज्यादातर कांस्टेंट लेके चलते हो, जो कि होती नहीं है। देखो जितनी भी आपकी एजम्पशंस होती है ना किसी भी लॉ की, आप उनको ड्रॉबैक में कंसीडर कर सकते हो। किसी भी लॉ की अगर एजम्पशंस है उसको आप ड्रॉबैक में कंसीडर कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? एजम आप किसी चीज को एज्यूम कब करते हो? जब वो चीज एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है। अगर वो चीज एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है जब भी तो उसे एज्यूम करोगे ना। तो लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस या किसी भी डिमांड की एजम्पशंस इज लाइक जो चीज एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है और वो प्रेजेंट नहीं है तो वो उसका ड्रॉबैक बन जाता है। समझ में आया? पहला ही फैक्टर है एज्यूम ऑल द अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, जो कि होते नहीं है, इसीलिए ड्रॉबैक बन गया। डज नॉट अप्लाई टू द नेसेसरी प्रोडक्ट। आप इसमें नेसेसरी प्रोडक्ट ले सकते हो या फिर आप इसके अंदर नेसेसरी प्रोडक्ट में आप एग्जांपल लो सॉल्ट का, या आप इसमें हैबिचुअल प्रोडक्ट भी ले सकते हो। इवन मेरे को ये बताओ, सॉल्ट या वाटर आपकी नेसेसिटी है ना? मेरे को ये बताओ, क्या सॉल्ट का प्राइस कम होगा? सॉल्ट का प्राइस कम होगा, क्या सब्जी में नमक ज्यादा खाना शुरू कर दोगे? पानी सस्ता मिल रहा है, क्या पानी ओवर पीना शुरू कर दोगे? जितनी कैपेसिटी उतना तो पी पाओगे ना। तो ये क्या है? डज नॉट अप्लाई टू द नेसेसिटी प्रोडक्ट।
मेडिसिन्स जरूरी है लेना, महंगी है तो क्या उनकी डिमांड कम कर दोगे? वो तो लेनी पड़ेंगी, चाहे आपको उधार में लेनी पड़े, लेकिन लेनी पड़ेंगी। लॉ ऑफ डिमांड इग्नोर करता है आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को। इसके अंदर आपकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को कंसीडर नहीं किया जाता। कई बार क्या होता है, हम अपनी डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। हमें लगता है फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है, सॉरी जिस वजह से हम आज के टाइम पे डिमांड करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को नहीं लिया जाता। नेक्स्ट आपका क्वालिटी। अब जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटी पे वर्क करता है, ना कि क्वांटिटी पे। ये क्वांटिटी पे वर्क नहीं करता। क्वांटिटी के लिए तो हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट देखो, क्वालिटी और क्वांटिटी का यहाँ पे मतलब क्या है। क्वालिटी यू कैन से, तुम कह सकते हो कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, बट कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर, ये नहीं बताता लॉ ऑफ डिमांड। समझ नहीं आया? वही बता, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ये कोई रिलेशनशिप भी नहीं बताता कि 10% प्राइस बढ़ा तो कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांड कम या ज्यादा होगी। कोई प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप नहीं बताता। दिस इज वन साइडेड। वन साइडेड मैंने अभी बताया भी। इसके अंदर आप ओनली ये देखते हो कि प्राइस का इम्पैक्ट क्या है क्वांटिटी डिमांड पे, क्वांटिटी डिमांड का इम्पैक्ट क्या है प्राइस पे, ये नहीं देखा जाता। समझ में आया ये कंसेप्ट? अब मेरे को ये बताओ, ये लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या होता है, कैसे बनता है? सबसे पहले तो बनाना सीखो, शेप कैसे होती है। देखो, लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा, एक होता है प्राइस, दूसरा होता है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस 5 4 3 2 1। क्वांटिटी डिमांड मेरी इंक्रीज होती जाएगी अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो। इसी को ले लो ग्राफ के अंदर, ये है आपका क्वांटिटी डिमांड, ये है आपका प्राइस। 1 2 3 4 और 5, 5 4 3 2 1, 3 6 9 12 15 and 18। 3 6 9 12 15 18। अगर मेरा प्राइस 5 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांड मेरी 1 रुपीज है। सॉरी, एक चीज, एक यूनिट की मैं डिमांड कर रहा हूँ। प्राइस मेरा 4 हो गया, क्वांटिटी डिमांड में 2 की करने लग गया। प्राइस मेरा 3 हो गया, क्वांटिटी डिमांड में 5 की करने लग गया। प्राइस मेरा 2 हो गया, क्वांटिटी डिमांड में और कम करने लग गया, दैट इज 10 यूनिट की। वहीं पे प्राइस मेरा 1 हो गया, 18 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 का डिफरेंस तो एकदम नहीं, इसको आप 12 करो, इतना डिफरेंस एकदम नहीं आता, शेप ही नहीं बनेगी। देन आपका 12 हो गया। ये जो स्लोप है ये है आपका डिमांड स्लोप। डिमांड स्लोप दिस इज क्या है, ये क्या है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्लियर हुआ यहां तक? अब बताओ कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है या इसकी शेप ऐसी क्यों होती है, उसके लिए इन रीजंस पे आ जाओ। देखो, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, दो टाइप की गुड्स होती हैं आपकी, टाइप ऑफ गुड्स। दो टाइप की गुड्स के बारे में समझाऊंगी यहाँ पे। एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिसके अंदर अगर एक अवेलेबल नहीं है तो उससे क्लोज रिलेटेड गुड्स को मैं यूज कर सकता हूँ। क्लोज रिलेटेड गुड्स को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक है मेरी मैगी, मैगी का प्राइस हो गया इंक्रीज, तो मैगी की जगह मैगी का क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या है? क्लोज रिलेटेड प्रोडक्ट क्या है? मैं yippee को ये ले सकती हूँ, yippee को ले सकती हूँ। मैगी का क्लोज रिलेटेड, अगर मैगी नहीं खानी तो yippee खाइयो। मैगी का प्राइस बढ़ने की वजह से yippee की क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का होता है आपका नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब का प्राइस बढ़ रहा है मैगी का और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है yippee की। सॉरी, ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एक का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरी का क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, वहीं पे एक का प्राइस घटने की वजह से दूसरी का क्वांटिटी डिमांड घट रहा है। अगर मैगी सस्ती होगी तो yippee की क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी, तो दिस शोज योर पॉजिटिव रिलेशनशिप। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो एक के बगैर दूसरी का कोई यूज नहीं है, एक के बगैर जहां पे दूसरी का कोई यूज नहीं है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, लाइक आपका कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ना हमेशा एक साथ यूज होंगी, दैट आर यूज टुगेदर। अगर कार यूज हो रही है तो ऑफ कोर्स पेट्रोल भी यूज हो रहा है, पेट्रोल यूज हो रहा है तो कार भी यूज हो रही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर आपका पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड घट जाएगी, एक बढ़ रहा है दूसरे की डिमांड घट रही है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है। वहीं पे कार का प्राइस बढ़ गया तो भाई रात हो रखी है फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो, उबासी आ रही है मुझे भी। कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो घट जाएगी, तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ये क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप। गॉट इट? दिन में फुल टाइम जॉब है कॉलेज की एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं टाइम मिल पाता, रात को ही पढ़ाती हूँ तुम्हें, पढ़ लिया करो, ज्ञान ले लो थोड़ा मुझसे। चलो, समझ में आया सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड जो क्लॉज रिलेटेड होती हैं, एक नहीं अवेलेबल है तो दूसरी को बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो जो एक के बगैर दूसरी अधूरी है, कोई काम ही नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड में रीजन आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइज द कंज्यूमर में स्विच टू द चीपर सब्स्टिट्यूट। अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम क्यों हो जाती है? क्योंकि कंज्यूमर के पास क्लोजली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये देखा कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड आपकी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है आपके पास, तो आप उस पर शिफ्ट कर जाते हो। गॉट इट? नेक्स्ट आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के अंदर हम बात करते हैं रियल इनकम की। अब ये रियल इनकम और फेक इनकम का कंसेप्ट क्या है? रियल इनकम का कंसेप्ट है आपका परचेजिंग पावर का इंक्रीज होना। परचेजिंग पावर इंक्रीज होना। परचेजिंग पावर कैसे इंक्रीज हो सकती है? बाय द डिक्रीजिंग इन प्राइस, बाय द डिक्रीजिंग इन प्राइस। अगर नींद आ रही है मुझे, इस वासी आ रही है, सो यही हूं मैं, टेंशन ना लो। देखो, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो
इनकम इफेक्ट के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ चॉकलेट का। चॉकलेट लेते हैं, चॉकलेट हमारे पास है 20 रुपए। कितने रुपए जी? 20 रुपए। मेरी एक चॉकलेट का प्राइस है 5 रुपीज। ओके, वहीं पे यहाँ मेरी चॉकलेट का प्राइस अब 5 से हो गया 4 रुपीज। 5 रुपीज जब मेरी चॉकलेट का प्राइस था तो 5 4 ज़ा 20, मैं 4 क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट परचेज कर पाती थी। वहीं पे जब आपका प्राइस घट के 4 रुपीज हो गया तो मैं अब एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा मतलब 5 क्वांटिटी परचेज कर पाती हूँ। तो ये क्या है, ये मैं कैसे कर पाई? क्या मेरी इनकम इंक्रीज हुई है? नहीं, रियल इनकम इंक्रीज हुई है। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जब आपकी रिड्यूस हो जाती है रियल इनकम या प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से आपकी एबिलिटी टू बाय परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसे कहा जाता है इनकम इफेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट आपका डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर अभी तक तुमने पिछले वाली फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स की नहीं देखी है तो पहले देख लो। आई बटन पे लिंक भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। उसके अंदर मैंने ये यूटिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, ये सब पढ़ाया है। यहाँ सिर्फ अब रिवाइज करवाऊंगी इस पॉइंट को। देखो यूटिलिटी क्या थी? यूटिलिटी थी मेरी वांट सेटिस्फाइड कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी, कि एक कमोडिटी कितनी वांट को सेटिस्फाइड कर सकती है उसको कहा जाता था यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल का मतलब क्या? एक और यूनिट ज्यादा अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि अगर आप किसी चीज को कॉन्टिन्यूअस कंज्यूम करते जाते हो तो आप हो जाते हो उससे बोर। बोर होने की वजह से उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम हो जाती है एंड दिस इज ड्यू टू द ह्यूमन बिहेवियर एंड यू कैन से कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का या ह्यूमन का ये बिहेवियर है कि जो चीज आपको मिलने लग जाती है उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपकी कम होती जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड इस पे भी आपका बेस है, क्योंकि जब एक चीज को आप लगातार परचेज करते रहते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है और हमारी क्वांटिटी डिमांड घट जाती है। समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? आगे देखो, अब कुछ एसेम्पशंस हैं आपकी लॉ ऑफ डिमांड की जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। सबसे पहली है आपकी गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होती है? देखो, दो गुड्स होती हैं, एक होती है आपकी गिफन गुड्स, एक होती है इंफीरियर गुड्स। दोनों ही गुड्स आपकी बैड क्वालिटी गुड्स होती हैं। तो जी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपका, जो आपकी हाईली इंफीरियर गुड्स होती है ना उनको गिफन गुड्स कहा जाता है। हाईली इंफीरियर, घटिया से भी घटिया क्वालिटी आप कह सकते हो। सो यू कैन से गिफन गुड इज स्पेशल का टाइप ऑफ इंफीरियर गुड वेयर डिमांड इंक्रीज होगी इनकी जब प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। ऐसा कैसे? चलो इसको छोड़ दो, एक बार इस वाले पॉइंट को छोड़ दो। सिर्फ फिलहाल के लिए याद रखो, जो आपकी गिफन गुड्स है और जो आपकी इंफीरियर गुड्स है दोनों ही बैड क्वालिटी के गुड्स होती हैं। ये बताओ, एक तरफ आपकी इनकम है 500 रुपए, दूसरी तरफ आपकी आपकी इनकम हो गई 50,000 रुपए। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो इन गुड्स को क्या खरीदोगे? इनकम के इंक्रीज होने से तो मेरे को डिमांड इंक्रीज करना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास अब पैसा है।
बट इनकम के इंक्रीज होने से इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि मैं बेटर प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ, इसीलिए ये आपका एसम्पशंस के अंदर आया है। इंफीरियर गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज, उनकी डिमांड इंक्रीज होती है एज प्राइस इंक्रीज, अभी मैंने बताया, बिकॉज हायर प्राइस मेक कंज्यूमर फील पुअरर। समझ में आया? नेक्स्ट आपकी वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स मतलब लग्जरी गुड्स, ऐसे गुड्स जिसको आप जब परचेज करते हो अगर उसका प्राइस हाई हुआ तो डिमांड। अभी मेरे को ये बताओ, डायमंड की एक्चुअली में जरूरत क्या है? क्या जरूरत है डायमंड की? आज के टाइम पे आपके मेटल्स के और अलग अलग मेटल्स की इतनी बढ़िया ज्वेलरी बनती है जिसको आप कह भी नहीं सकते, डायमंड से भी बेटर डिजाइन होते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया डायमंड परचेज करती है। ऐसा क्यों? ड्यू टू दिस इज ए लग्जरी गुड्स। प्राइस इंक्रीज होता जाएगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा तुम इस गुड्स को परचेज करते रहोगे, लेकिन ये भी आपकी कॉन्ट्राडिक्ट करेगी लॉ ऑफ डिमांड को, है ना? उसके बाद है एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिसके आपकी लाइफ सेविंग गुड्स। मैंने सॉल्ट का एग्जांपल लिया था, सोल्ट को आप एसेंशियल गुड्स के तरीके से कंसीडर कर सकते हो। एसेंशियल गुड्स के ऊपर प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, याद रखना, प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ऐसा कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सोल्ट का प्राइस घट गया तो आपने सोल्ट की डिमांड ज्यादा कर दी, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? उसके बाद है स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव गुड्स के अंदर आती हैं आपकी एसेट्स। एसेट्स इंक्लूडिंग लाइक योर बिल्डिंग, जिनको परचेज ही इसीलिए किया जाता है बिकॉज यू एज्यूम्ड दैट कि उनका प्राइस राइज होगा, जितना प्राइस राइज होगा उतना आपको फायदा मिलेगा, तो इनको कहा जाता है स्पेक्यूलेटिव गुड्स। उसके बाद है इग्नोरेंस ऑफ प्राइस चेंज। इफ कंज्यूमर आर अनअवेयर ऑफ द प्राइस इंक्रीज दे मे कंटिन्यू परचेजिंग एज बिफोर। आपको पता ही नहीं है कि प्राइस चेंज हो रहा है ना? हो सकता है ना, इतने अमीर हो कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ जाता है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो उस केस में भी बेचारा लॉ ऑफ डिमांड कहेगा धोखा दे दिया जी, है ना? चलो, उसके बाद आपकी दो टर्म है, एक है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और दूसरा है आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखो, सबसे पहले डिमांड कर्व बना लो एक, ये मेरा फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व। अगर मेरा डिमांड कर्व यहां से यहां शिफ्ट हो गया या फिर यहां शिफ्ट हो गया, ये मिड वाला ये था मेरा D1, ये है मेरा D2, ये है मेरा D3। मेरा डिमांड कर्व था D1, वो शिफ्ट हो गया D2 पे, तो इसको कहा जाता है राइटवर्ड शिफ्ट या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर की वजह से जब आपकी डिमांड के अंदर चेंज आता है तो वो आता है शिफ्ट इन डिमांड का। अब ये अदर फैक्टर में क्या क्या आता है ये पॉइंट एक बार आप लिख लो बेशक साथ साथ। इनकम, आप अदर फैक्टर में वो सारी चीजें आएंगी उस प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़ के। इनकम में कोई चेंज आ गया कंज्यूमर की, या रिलेटेड गुड्स के अंदर कोई चेंज आ गया, रिलेटेड गुड्स के अंदर आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आ सकती है एंड आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आ सकती हैं। उसके बाद है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कुछ चेंज आ गया। देन आप कह सकते हो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा होगी, फ्यूचर प्राइस आपका कम या ज्यादा हो सकता है, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आप लिख सकते हो। आप कह सकते हो डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर चेंज आ गया, कुछ सीजन का चेंज आ गया, सीजनल चेंज ले सकते हो इसके अंदर। तो प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर हैं अगर उसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उसे कहा जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व।
वहीं पे अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है उसको कहा जाता है मूवमेंट अलोंग डिमांड का। मोमेंट ड्यू टू प्राइस, शिफ्ट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। समझ में आया? शिफ्ट भी दो तरीके से होता है, मोमेंट भी दो तरीके से होता है। शिफ्ट या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड का मतलब है डिमांड इंक्रीज होगी, लेफ्ट वर्ड का मतलब है डिमांड डिक्रीज होगी। वहीं पे मोमेंट भी दो तरीके से है, एक है कंट्रैक्शन, एक है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब अपवर्ड शिफ्ट करेगा। ये मेरा डिमांड कर्व था, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था, लेकिन अब ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा, दिस इज एक्सेप्शंस। वहीं अगर ये डाउनवर्ड शिफ्ट करने लग जाते हैं इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया या प्राइस डिक्रीज हो गया। समझ में आया ये कंसेप्ट? कोई भी डाउट? अब आ जाओ टाइप्स ऑफ डिमांड पे। सबसे पहली है आपकी जॉइंट डिमांड। जॉइंट जो कंफ्यूजन आती है वो आती है आपकी एक जॉइंट डिमांड में और एक कंपोजिट डिमांड में। कंपोजिट डिमांड तो वो डिमांड होती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है जिसके यूज मल्टीपल है। लाइक आप कह सकते हो मिल्क, मिल्क के मल्टीपल यूज है। मिल्क फॉर आपका ड्रिंकिंग के लिए यूज हो सकता है, मिल्क आपका चीज के लिए यूज हो सकता है, मिल्क आपका बटर के लिए यूज हो सकता है, मिल्क आपका योगर्ट के लिए यूज हो सकता है। समझ में आया? वहीं पे जॉइंट डिमांड क्या है? जॉइंट डिमांड आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कि अगर कार परचेज करी है तो पेट्रोल की डिमांड तो होगी ही होगी, तो कार के साथ पेट्रोल की डिमांड इज योर जॉइंट डिमांड। वहीं पे कंपोजिट डिमांड उस चीज की डिमांड जिसके एक से ज्यादा यूजेस है। गॉट इट? डायरेक्ट डिमांड मतलब डायरेक्टली आपने बोल दिया व्हाट यू वांट। डायरेक्ट डिमांड के अंदर आता है डायरेक्टली आपने बोल दिया कि एक्चुअली में क्या चाहिए, सिंपली। दिस इज डायरेक्ट डिमांड, कुछ भी नहीं है डायरेक्ट डिमांड पे। नेक्स्ट आपका ड्राइव्ड डिमांड। ड्राइव्ड डिमांड आपकी एक प्रोडक्ट की वजह से ड्राइव हुई है। डिमांड फॉर अ गुड अराइज ड्यू टू डिमांड फॉर अनदर गुड्स। ये गुड्स आपकी अराइज हुई है अनदर गुड्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो डिमांड ऑफ कॉटन डिपेंड करती है डिमांड ऑफ टेक्सटाइल, तो इसको आप कह सकते हो जॉइन ड्राइव्ड डिमांड। या फिर आप कह सकते हो डिमांड फॉर स्टील इंक्रीज ड्यू टू हाई डिमांड इन कार। आपको बनानी है कार, कार की डिमांड ज्यादा है, उसकी वजह से स्टील की डिमांड ज्यादा हो रही है। दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनानी है इस वजह से तुम ब्रिक्स मतलब ईंटों की डिमांड कर रहे हो, तो ये है आपकी ड्राइव्ड डिमांड। अब जॉइंट में और ड्राइव्ड में कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज। जॉइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, ड्राइव्ड डिमांड आपकी एक गुड्स की वजह से जब दूसरी की अराइज होती है उसको ड्राइव्ड डिमांड कहा जाता है। क्रॉस डिमांड, क्रॉस के अंदर आपके दोनों आ जाएंगे, या तो सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सिट्यूट गुड्स की डिमांड कर रहे हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कर रहे हो, वो आता है दोनों के दोनों क्रॉस डिमांड के अंदर। नेक्स्ट आपका कॉम्पिटेटिव डिमांड। कॉम्पिटेटिव डिमांड, डिमांड दैट सर्व एज ए सब्सिट्यूट फॉर ईच अदर। आप इसको सब्सिट्यूट डिमांड के तरीके से ले सकते हो, ऐसा कुछ इसके अंदर बहुत अलग सा है नहीं जो मैं अलग से आपको बताऊं। एक और ले सकते हो पोटेंशियल डिमांड। कहाँ लिखूं, इसको ही क्लियर करती हूँ। एक और लिखो सेवंथ, पोटेंशियल डिमांड। पोटेंशियल डिमांड वो डिमांड जो आप फ्यूचर के लिए चाहते हो कि ये चीज आपको अवेलेबल हो जाए, उसको कहा जाता है पोटेंशियल डिमांड। एथ है आपकी लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या? लेटेंट डिमांड आपकी वो डिमांड जो एग्जिस्ट प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उससे वो फुलफिल नहीं हुई, जो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है उससे फुलफिल नहीं हुई, उसको कहा जाता है लेटेंट डिमांड। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, आपकी डिमांड ये है कि आपको चाहिए ईयरबड्स, आपको जो ईयरबड्स चाहिए वो चाहिए 200 रुपए में। 200 रुपए के अंदर ईयरबड्स की डिमांड आपकी फुलफिल नहीं है, क्योंकि ये ईयरबड 200 के नहीं मिलते, ये 300 के मिलते हैं, 400 के मिलते हैं, 500 के मिलते हैं।
तो लेटेंट डिमांड की जो आप डिमांड करो प्रोडक्ट तो अवेलेबल है, लेकिन जिस तरीके से या जिस प्राइस पे आप डिमांड करना चाहते हो वो अवेलेबल नहीं है। गॉट इट? क्लियर हुई सारी चीजें? आगे चले। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी से पहले बताती हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इलास्टिसिटी को याद करो तुम लास्टिक से। लास्टिक तो पता होगा ना, लास्टिक जो पजामों में डलती है, स्ट्रेच हो जाती है, उसको कहा जाता है लास्टिक। तो लास्टिक का मतलब क्या है? स्ट्रेच। उसी से ये टर्म कहीं ना कहीं मेल खाती है आपकी इलास्टिसिटी। तो आप ये कह सकते हो कि इलास्टिसिटी का मतलब है प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ गया 10%, 100 रुपए से हो गया वो 110 रुपए। 100 रुपए के ऊपर डिमांड थी मेरी 50 यूनिट की, जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कितनी यूनिट की होगी? ये है मेरा क्वांटिटेटिव मेजर। क्वांटिटी मेजर करता है ये, तो इसको कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम इसी तरीके से आपकी इलास्टिसिटी प्राइस में भी देख सकते हो आप, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क आया। आप यही इलास्टिसिटी इनकम में भी देख सकते हो। इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क आया। समझ में आया? आपको जो कॉन्सेप्ट दे रखा है ये दे रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज और बता देती हूँ यहीं पे, इलास्टिसिटी की टाइप्स। इलास्टिसिटी आपकी 5 पॉइंट के ऊपर निकलती है। एक होती है आपकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है? नो चेंज। प्राइस इंक्रीज होता जा इसका आप डायग्राम बना लो इसको। ओ एक्स एक्सिस पे ले लो क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे ले लो प्राइस। प्राइस आपका चेंज होता जा रहा है। प्राइस पहले 5 था, 10 था, 12 हो गया, 15 हो गया, 50 हो गया। क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है। दिस इज योर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है आपका हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? जिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जितने भी पॉइंट आते हैं उन सब की इलास्टिसिटी हमेशा 1 होती है। जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। प्राइस 10 रुपए से घटा है तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 10 यूनिट बढ़ी है, तो इसको कहा जाता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। उसके बाद है आपकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। इसको आप परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हो। परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता जा रहा है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आता जा रहा है। ये होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो प्राइस टेकर होते हैं, तो प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। अब एक बचा है मोर देन एंड एक बचा है आपका लेस देन। इलास्टिसिटी मोर देन 1। इलास्टिसिटी मोर देन 1 का मतलब क्या है? कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। वहीं पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 का मतलब क्या है? प्राइस में आपका हल्का सा चेंज आने, सॉरी, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आने के बाद भी आपकी डिमांड के अंदर थोड़ा सा ही चेंज आया। प्राइस में इतना ज्यादा चेंज आ गया, ये वाला पार्ट देखो,
ये इतना, ये वाला पार्ट इतना प्राइस में चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ इतना सा चेंज आया। समझ में आया? ये आया है प्राइस में चेंज, ये आया क्वांटिटी डिमांड में चेंज। प्राइस में ज्यादा चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आया, तो उसको कहा जाता है लेस देन 1। गॉट इट? सारे पॉइंट क्लियर हुए इलास्टिसिटी के? यही पॉइंट यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप इसको ये भी ले सकते हो कि आपकी क्वांटिटी पहले थी Q, अब हो गई Q1, तो Q माइनस Q1 आ गया आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन, सेम इसी तरीके से प्राइस को ले लो, प्राइस पहले था 100, अब हो गया 200, तो चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो के, इज इक्वल टू जीरो के अंदर है, जहां आपके प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड नो चेंज, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। वहीं पे इन इलास्टिक डिमांड कर्व, इन इलास्टिक का मतलब है कि आपकी बहुत स्मॉलर सा चेंज है क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज है। मतलब कि प्राइस आपका 100 से 1000 हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड कुछ ज्यादा कम हुई नहीं। इसको कह सकते हैं आप नेसेसिटी प्रोडक्ट के केस में ऐसा हमको देखने को मिलता है। गॉट इट? यूनिटरी इलास्टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व बनता है, इसमें प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, जितना क्वांटिटी में उतना ही प्राइस में। नेक्स्ट आपका इलास्टिक डिमांड कर्व। इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया और डिमांड के अंदर चेंज बहुत ज्यादा देखने को मिला। प्राइस में थोड़ा सा चेंज, डिमांड के अंदर चेंज आपको ज्यादा देखने को मिला। ये होता है आपका लग्जरी गुड्स के कंपेयर में। सबको शौक होता है ना लग्जरी गुड्स परचेज करने का, तो थोड़ा सा प्राइस में चेंज आते ही आप भाग के फटाफट फटाफट खरीदने लग जाते हो। एप्पल का एग्जांपल ले लो, एप्पल तो ऐसे प्राइस के हाई, इतना हाई प्राइस पे भी बहुत लोग पागल है। उसके बाद है भाई कोई एप्पल का चाहने वाला हो तो पागल मैंने तुम्हें नहीं बोला। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है स्लाइटली प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में आपका बहुत ज्यादा ही चेंज आ जाता है। सॉरी, प्राइस में हाँ कह सकते हो स्लाइटली या बिल्कुल जीरो चेंज आने की वजह से। अरे मोल्टा बोल रही हूँ क्या? अरे नहीं, सही तो बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ ना। इन्फिनिटी, हाँ, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, या स्लाइटली सा चेंज है, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, उसको बोल देता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। समझ में आया? इनकम पे चले, सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। फर्क सिर्फ ये आएगा, हमने उसमें लिया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ हम कंपेयर करेंगे इनकम से। दैट्स इट। ये तीनों पॉइंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना? है ना, है ना, है ना? एक बार रीड कर लेना, कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना फिर मुझसे। ओके, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें। अब आ जाओ एक और नया मेथड, टोटल आउटले मेथड। ये प्राइस एंड क्वांटिटी, बहुत बढ़िया वाली नींद आ गई अब तो। ये आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, बट चैप्टर पूरा करना है। क्या है इसके बाद? फैक्टर्स एंड, थोड़ा सा ही रह गया, बस 3-4 स्लाइड्स होने, कर लो फटाफट पूरा। मैं भी करवा रही हूँ ना, देखो मेरे को नींद आ रही है, मैं फिर भी करवा रही हूँ, तो तुम्हें भी पढ़ना चाहिए ना। टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड क्या है? ये एग्जामिन करता है हाउ द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है प्राइस में या क्वांटिटी डिमांड में चेंज आने की वजह से, ये बताता है आपका टोटल आउटले मेथड। प्राइस में कितना चेंज आया और उसको कंपेयर करो टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, उसके हिसाब से आपकी इलास्टिसिटी डिसाइड करी जाती है। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, या प्राइस बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, डिमांड आपकी इलास्टिक होगी। इसके लिए मैं ना एक टेबल बनाती हूँ, देखो ये ले लो प्राइस,
ये ले लो क्वांटिटी डिमांड, ये ले लो आप टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ ले लो आप इलास्टिसिटी। वैसे तो ये बनी हुई है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अमाउंट लिखती हूँ। देखो प्राइस था आपका 10 रुपीज, 10 से आपका प्राइस हो गया यहाँ पे 8 रुपीज। क्वांटिटी डिमांड, ये क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड आपकी 100 से 120 हो गई। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लूं? देखो भाई मैं नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ। देखो प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटी। प्राइस आपका था 10, 10 से हुआ 8, 8 से हुआ 6, 6 से हुआ 4। क्वांटिटी डिमांड 100, 100 से 120, 120 से 150, 150 से 200। मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 100 1000 रुपीज, 8 इंटू 120 960, 6 इंटू 150 900, 4 इंटू 200 800। अब आपको ये देखना है कि क्वांटिटी डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन है। क्वांटिटेटिव डिमांड आपकी बढ़ रही है यहाँ पे और टोटल एक्सपेंडिचर आपका घट रहा है यहाँ पे, तो आपका इलास्टिसिटी टाइप क्या होगा? इस तरीके से इसको आपको देख के चलना है। ये टेबल को आप एक बार रीड कर लेना, आप समझ में आ जाएगा। समझ में आया? सीधा इस पे चलते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते भी नहीं। अब आपको ये देखना है कहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, कहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी कम होगी। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा चेंज इलास्टिसिटी के अंदर आ जाएगा। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी ज्यादा मोर इलास्टिक। हाँ, उसके बाद है नेचर ऑफ गुड्स। अगर नेसेसिटी गुड्स है, उस चीज की जरूरत ही है, तो इन इलास्टिक। देखो मेडिसिन है, मेडिसिन की जरूरत है, पैसा नहीं है बट फिर भी उधार पे लेके करना पड़ेगा, तो डिमांड तो करनी पड़ेगी। नेसेसिटी प्रोडक्ट है, सो डिमांड तो चेंज नहीं हो सकती, नेसेसिटी है ना। लग्जरी है तो टाल भी दोगे कि फिर खरीद लेंगे। इलास्टिक है, लग्जरी गुड्स के अंदर डिमांड में बहुत जल्दी चेंज आ जाता है आपका। इनकम ऑफ प्रोपोर्शन, अगर बहुत एक तुम्हें परचेज करनी है आइसक्रीम, एक परचेज करनी है आपको कार, कौन सा डिसीजन लेने से पहले सोचोगे? आइसक्रीम के ऊपर तुम्हारे 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, कार के ऊपर तुम्हारे 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो जहां पे ज्यादा इनकम स्पेंड होती है वो आपका इलास्टिक होता है। 10 रुपए की आइसक्रीम 12 रुपए की मिलेगी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लो कॉस्ट के अंदर इन इलास्टिक होता है, कुछ बहुत ज्यादा डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे 10 लाख की कार 12 लाख की मिलने लग गई, बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी, है ना। टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हर डिमांड आपकी ज्यादातर इन इलास्टिक होती है, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में इलास्टिक हो जाती है। देखो अगर मेरे को कोई ऐसी गुड्स परचेज करनी है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज होने वाली है, उसके अंदर आपकी डिमांड चेंज नहीं हो सकती। लॉन्ग टर्म के अंदर एक तो आपके पास उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में आप सोचते हो कि फिर परचेज कर लेंगे, है ना, ये होता है। उसके बाद आ जाओ हैबिचुअल फॉर्मेशन। एडिक्टेड हो तो इनइलास्टिक, और एडिक्टेड नहीं हो तो आपकी इलास्टिक। अगर एडिक्टेड हो तो आदत है भाई, लत लगी हुई है तुम्हें उस चीज की, तो तुम डिमांड तो करोगे ना, तो इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब ही ये है कि डिमांड को चेंज नहीं होना। देखो ये सारे के सारे पॉइंट मैं ना अभी तुम्हें 2 मिनट लेके सारे याद करवाऊंगी। बस एक बार मेरे को ये स्लाइड पूरी करने दो, फिर मैं तुम्हें सारे पॉइंट याद करवाती हूँ, ठीक है। मार्केट डेफिनेशन, हाँ हाँ, ना चाहते हुए भी याद करवा दूंगी, टेंशन ना लो। मार्केट डेफिनेशन, नैरो कैटेगरी के अंदर इनइलास्टिक है, ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर चेंज हो जाती है।
कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है तो इलास्टिक, अवेलेबल नहीं है तो इनइलास्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री का नेगेटिव रिलेशन होता है, सब्स्टिट्यूट का पॉजिटिव रिलेशन होता है। हमने ये देखा ब्रांड के अंदर, ब्रांड के लिए अगर आपका कंज्यूमर रॉयल है तो इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं होगा। ब्रांड रॉयल्टी कम है तो आप के कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएंगे सब्स्टिट्यूट पे। स्टॉक फिलिंग या ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल का मतलब है कि ड्यूरेबल गुड्स शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज होने वाली है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज होगी तो इलास्टिक। पेरिशेबल है कि बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, लाइक आपका दूध दही, तो उसकी डिमांड होगी आपके इन इलास्टिक। समझ में आया? अब आ जाओ कि मैडम याद करवाने वाले थे, याद करवा दो, अभी करवा देती हूँ, टेंशन ना लो। लेकिन तुम ना शेयर नहीं करते हो। देखो मैं तुम्हें रात को पढ़ा रही हूँ, मैं अभी रात को 12 बजे होगा और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे को बढ़िया नींद भी आ रही है, तुम्हें मेरी बातों से आज लग भी रहा होगा, लेकिन तुम फिर भी शेयर नहीं करते हो। भाई थोड़ा शेयर करो, थोड़ा टाइम बढ़ाओ, थोड़े वॉच आवर बढ़ाओ, मम्मी पापा के फोन में वीडियो चला चला के छोड़ो, थोड़ी रीच बढ़ाओ चैनल की, ताकि बढ़िया कंटेंट मैं तुम्हें दूं और भी, है ना। चलो देखो, इलास्टिसिटी वाला मैंने जो डायग्राम बनाया था वो कहाँ गया? हाँ ये वाला देखो। राइटिंग तो थोड़ी सी बेकार है पता है मुझे, कोई पट चला लो, तुम काम चला ही लोगे, चला लो भाई चला लो, नहीं चला लोगे, चला लो। देखो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो। इलास्टिसिटी का मतलब है डिमांड, सॉरी क्वांटिटी डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब है क्वांटिटी डिमांड। इलास्टिसिटी जीरो है मतलब कि डिमांड नहीं है। ये देखो प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड नहीं है। इलास्टिसिटी वन का मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज। इलास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि प्राइस में कम चेंज, इलास्टिसिटी ज्यादा है ना। इलास्टिसिटी का मतलब क्या बताया मैंने? डिमांड। इलास्टिसिटी मोर देन वन मतलब डिमांड भी मोर। इलास्टिसिटी लेस देन वन मतलब डिमांड भी कम। इलास्टिसिटी ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, इलास्टिसिटी कम तो डिमांड भी कम। हो गया ना याद? इलास्टिसिटी को बोलो कि तू हट भाई, तू है मेरी डिमांड। इलास्टिसिटी मोर देन वन है तो मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पे भी डिमांड में ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि मोर देन वन है ना, है ना, है ना। अब आ जाओ लास्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बारे में पढ़ लो बस थोड़ा सा, इलास्टिसिटी ही है इसमें। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स आपकी हाईली इलास्टिक होती हैं, बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी। थोड़ा सा प्राइस बढ़ने की वजह से सब कुछ लग्जरी 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 के पीछे भागता है। थोड़ा सा प्राइस कम हुआ सब सोचेंगे लग्जरी खरीद लेता हूँ, अब तो सस्ता मिल रहा है ना। तो इसीलिए लग्जरी गुड हाईली इलास्टिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव इलास्टिक होती हैं, बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं आता, बट यस डिमांड इंक्रीज लेस देन द प्रोपोर्शनेट एज इनकम राइज। क्योंकि आपकी नॉर्मल गुड्स है ना, अगर थोड़ा बहुत प्राइस कम ऊपर नीचे हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि खरीदनी तो वैसे भी थी, नॉर्मल गुड्स है, ग्रोसरी के आइटम खरीदने तो पड़ेंगे ना, है ना। उसके बाद है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है वो चीजें जो तुम्हें उधार पैसा लेके खरीदनी पड़ेगी, लेकिन खरीदनी पड़ेगी। तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, जितना प्राइस में चेंज आता है ना उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, सेम प्रोपोर्शन के अंदर। नेक्स्ट आपका इन्फीरियर। इन्फीरियर के अंदर होता है आपका मोर देन वाला। इन्फीरियर को आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, दिमाग में थॉट्स भी आने बंद हो गए। इंफीरियर को आप कह सकते हो इन इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक, जिसके अंदर आपका डिमांड डिक्रीज एज इनकम राइज। डिमांड कम हो जाएगी अगर इनकम बढ़ जाएगी, तो अगर इनकम बढ़ जाएगी तो तुम इंफीरियर नहीं, तुम नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे। गॉट इट? नेक्स्ट आपका जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है प्राइस में कुछ भी चेंज आता है, डिमांड अनचेंज, डिमांड चेंज नहीं होगी। समझ में आया? ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास और भी बढ़िया धमाकेदार करेंगे, बढ़िया से ठोक के अब क्लास को शेयर कर देना,
एंड ऑफ कोर्स यहाँ तक क्लास में आई, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।